नमस्कार दोस्तों, आज जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र आपसे बांटने चला हूँ, वो शख्सियत 57 साल तक सशरीर हमारे बीच में रही। और उसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स को लेकर जितनी कलाकृतियाँ बनी वो भी अद्भुत थी। उसका कला से कोई संबंध नहीं था, उसका संबंध हमेशा तलवार से या अपने घोड़े से और या फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते जूझने से था। वो जुझारू शख्सियत थी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के बारे में भी 2 तारीखें हैं, लेकिन दोनों तारीखें जनवरी की हैं, इसलिए आज उनको याद कर लेना बड़ा अहम लगता है। 1557 के सन में इनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। और चर्चित जो बातें हैं मित्रों, उनका ज़िक्र आपसे बांटना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं था कि वो एक स्वाभिमानी राजपूत राणा थे और जिन्होंने वो मुग़ल साम्राज्य को पूरी चुनौती दी थी। ऐसा इतना लंबा चौड़ा इतिहास में उनका उल्लेख जो है 1-2 युद्धों के अलावा नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद वो आदमी किसी भी विदेशी हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और निरंतर जूझते रहने का प्रतीक बन के उभरा, सिंबल बन गया। जितनी लोक कथाएँ, लोकगीत और लोक शैली में चित्रात्मकता इस शख्सियत को लेकर हुई, उतनी शायद उनके समकालीन किसी भी महाराजा या राणा के कार्यकाल में नहीं सामने आई। मित्रों, इनका जो शासन काल है महाराणा प्रताप का, वो ज़्यादा लंबा नहीं था। उम्र ज़रूर 57 साल भोगी। 13वें राणा थे सिसोदिया वंश के। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, 13वें नहीं थे, बल्कि ये वंश परंपरा बहुत लंबी चली आ रही थी। लेकिन उसके बाद 3 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इनके साथ साथ अमर हो गईं, जिनका ज़िक्र आज भी इतिहास में, कविताओं में, इतिहास के पन्नों में भी और कविताओं में भी और लोकगीतों में भी मिलता है। एक चेतक, एक हल्दी घाटी और तीसरा राणा प्रताप। ऐसा क्या था इस शख्स में जिसने इसको इतना ज़्यादा लोकप्रिय प्रतीक बन के उभारा? मित्रों, वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्वाभिमान, और स्वाभिमान भी क्षेत्रीय स्वाभिमान। ये वो वक्त था जब राजस्थान के राजपूताने के अधिकांश राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने दिल्ली के सम्राट, शहंशाह, मुग़ल सम्राट अकबर की जो उसके सामने समर्पण किया था और उसकी जो सुप्रीमेसी जो है, उसकी जो सर्वोच्च जो सत्ता है, उसको बाकायदा कोर्निश उसके दरबार में बजाई थी, उसको स्वीकार किया था, उसको मान लिया था कि ये ही हमारा सम्राट है। लेकिन राणा प्रताप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनके सामने ये कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं था, सिर्फ एक बात थी कि एक सिसोदिया वंश जिसकी हम गुणगाथा, जिसकी हम वीर कथाएं जो हैं उनको दोहराते दोहराते हम लोग पैदा हुए और उसी माहौल में हम लोग जिए। तो आज वो सारी की सारी चीज़ें एक दिल्ली सम्राट, मुग़ल सम्राट के चरणों में जाकर रख दें, ये बात उनको कबूल नहीं थी। और इसी बात को अस्वीकार करते हुए राणा प्रताप ने किसी भी सूरत में दिल्ली के मुग़ल सम्राट के सामने सर झुकाने से इनकार किया। कीमत इस स्वाभिमान की बहुत भारी चुकानी पड़ी। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उनको लगभग 13 बरस तक जंगलों में खाक छाननी पड़ी और जंगलों में ही उनको रहना पड़ा। और जब हल्दी घाटी की लड़ाई, जो बहुत चर्चित लड़ाई मानी जाती है, हालांकि उसका महाभारत के युद्ध से कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े स्तर का युद्ध था, लेकिन चर्चा में, लोक युद्धों में जितना चर्चा में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उतना शायद और कोई आसपास का युद्ध जो है, पौराणिक कथानों को छोड़ दीजिए, पौराणिक कथानकों में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो दर्ज है वो हल्दी घाटी की लड़ाई है। हल्दी घाटी की लड़ाई के साथ साथ चेतक,
चेतक इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि वो अपना स्वामी भक्त था, उसको भी एक स्वामी भक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया। और आज भी कभी आप उदयपुर जाएं तो आपको वहाँ के एक भव्य चौराहे पर एक भव्य प्रतिमा चेतक की भी मिलेगी। और चेतक की स्मृति को आज भी बाकायदा याद किया जाता है। आज भी लोगों को, वहाँ के लोगों को चेतक की शहादत भी याद है। ये बात एक इतिहास में दर्ज करने के लायक है कि एक इंसानों की तो हमने आराधना की है। हमारे देश में महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ कुरुक्षेत्र में भी लगीं, और बहुत सारे शहरों में, जिन शहरों का राजस्थान या राजपूताने से कोई संबंध नहीं है, वहाँ भी महाराणा प्रताप की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित हुई। और वो बिल्कुल वेशभूषा वही एक विद्रोही वाली, कि अपने स्वाभिमान के लिए और अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाला शख्स, वो एक प्रतीक बन गया, वीरता का प्रतीक बन गया, और एक निरंतर संघर्ष का प्रतीक बन के उभरा। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में मित्रों अलग अलग अनुमान हैं। एक अनुमान ये है कि हल्दी घाटी में लगभग 80,000 के लगभग मुग़ल सेना थी, और मुग़ल सेना के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय जो राजपूत सरदार थे, राजपूत राजे थे, जिनमें जयपुर की नरेश भी शामिल थे। तो मानसिंह, राजा मानसिंह, जिनका जिक्र इतिहास में बहुत ज़्यादा होता है, जोधाबाई के संदर्भ में भी जिक्र होता है, रानी जोधाबाई उनकी बहन थी, ये भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। राजस्थान के राजपूताना के, उन दिनों को राजपूताना ये कहा जाता था, सारा क्षेत्र राजपूताना के असंख्य जो हिंदू राजा थे वो दिल्ली के मुग़ल सम्राट की सत्ता को स्वीकार कर चुके थे, घुटने टेक चुके थे। और हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी वो भी राजा मान सिंह जयपुर वाले जो थे, उनके नेतृत्व में मुग़ल सेना के द्वारा लड़ी गई। और मुकाबले में कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, अगर 80,000 का आप उधर आंकड़ा मानते हैं तो इधर 15 से 20,000 मानिए, लेकिन ये सभी स्वीकार करते हैं कि जितनी मुग़ल सेना थी उनके मुकाबले में 1/4 सेना राणा प्रताप के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद राणा प्रताप को पकड़कर दिल्ली के दरबार में पेश करने की जो एक चुनौती थी, उसे कोई पूरा नहीं कर पाया, और कोई भी सेना उसका ना तो मनोबल तोड़ सकी और ना ही युद्ध क्षेत्र में उसको पराजित कर सकी, और उसे जीवित पकड़ना तो दूर रहा, उसको अपने किसी भी तरह से दबाव में लाना भी मुमकिन किसी के लिए नहीं रहा। और उसके बावजूद मित्रों, एक क्षेत्रीय अस्मिता नाम की चीज़ होती है, क्षेत्रीय सम्मान की नाम की चीज़ होती है। इनके एक दरबारी थे भामाशाह, उनका भी जिक्र बहुत होता है कि भामाशाह ने जब देखा कि सारे के सारे संसाधन ख़त्म हो गए हैं राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के, तो उस वक्त महाराणा प्रताप के चरणों में उन जितनी भी अपनी दौलत थी, अथाह दौलत थी, वो सारी की सारी ला के रख दी कि ये संसाधन पड़े हैं, पर राणा झुकना नहीं। और महाराणा के साथ साथ चेतक, हल्दी घाटी का जहाँ नाम आता है वह भामाशाह का भी नाम इसलिए आता है कि भामाशाह ने अपनी समूची संपत्ति अपने जो प्रतीक थे, प्रतीक के रूप में उभरी हुई शख्सियत महाराणा प्रताप, उनके चरणों में ला के रख दी कि यह पकड़िए, संसाधनों की कमी नहीं आनी चाहिए, और अपनी जो लड़ाई है उसको जारी रखिए, अपने सम्मान की लड़ाई को, अपनी आस्थाओं की लड़ाई को। इसको बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि संसाधनों की कमी की वजह से मैं टूट जाऊंगा, तो मैं संसाधनों के स्तर पर मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, और ये सारा कुछ टोटल जो जितनी भी मेरी दौलत है, जितनी मेरी संपत्ति है, सारी की सारी आपके चरणों में समर्पित है, इसको ले जाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। तो मित्रों, ये कुछ एक किरदार ऐसे होते हैं जो किरदार इतिहास का हिस्सा अनायास बन जाते हैं। हम भामाशाह को नहीं जानते, लेकिन भामाशाह के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हमें ना भी हों तो, लेकिन ये है कि भामाशाह एक उदार, समर्पित साहूकार का एक प्रतीक बन के हमारे सामने उभरा। चेतक स्वामी भक्त अश्व के रूप में हमारे सामने उभरा। हल्दी घाटी वो मैदान जिसने गवाही दी एक स्वाभिमानी महाराणा प्रताप और मुग़ल सेना के मध्य सबसे भीषण युद्ध की जिसने गवाही दी, जिस मैदान ने, वो मैदान उसका
वीरता का एक प्रतीक बन गई, गाथाओं का प्रतीक बन गई। तो कई बार ये भी होता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनका अतीत या जिनका भविष्य, भावी जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन वो हमारे सामने कुछ प्रतीकों के रूप में उभर कर सामने आ जाती हैं। अब भी उदयपुर जो है वो एक पर्यटन का केंद्र है, मुख्य केंद्र है, और वहाँ पर निर्माण का कार्य भी महाराणा प्रताप के पिता के काल में जो हुआ था, राणा उदय सिंह के काल में, वो भी बाकायदा वहाँ पर विद्यमान है। और वो गरिमा जो है महाराणाओं की वो काफ़ी देर तक चलती रही। महाराणा भगवंत सिंह अपने वक्त में, जो इनके जो वर्तमान महाराणा अरविंद सिंह हैं, उनके पिता, वो भी अपने काल में कला और संस्कृति के एक अनन्य साधक के रूप में चर्चित रहे। और अब राणा अरविंद सिंह के नेतृत्व में भी वो गरिमाएं जो हैं पुरानी सारी की सारी वो पूरी तरह बहाल की गई। तो मित्रों, एक वंश परंपरा भी होती है, और सिर्फ वंश की बात नहीं है, प्रतीक बन जाना किसी भी ओज का, किसी भी तरह की जो विरोध है सत्ता के खिलाफ, उसका एक प्रतीक बन जाना, ये महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप जान पे खेल जाते हैं लेकिन अपनी अस्मिता का सौदा नहीं करते। शुक्रिया दोस्तों।